अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट वीकली आपको याद होगी टैक्सनामा थी और मैंने आपको बताया था कि जब भी बजट आता है तो ऑटो इंडस्ट्री जो है ना वो उसके एक महीना आने से पहले और तकरीबन एक महीने बाद उसके आफ्टर शॉक जिस तरह ज़लज़ले के होते हैं ना वो आते रहते हैं। तो ये हर साल मैं देखता हूँ जब बजट आने वाला होता है तो मार्केट बिल्कुल स्टक हो जाती है, बिकॉज नई पॉलिसी अनाउंस होनी होती है जिसमें इंपोर्टेड गाड़ियों से रिलेटेड, लोकल गाड़ियों से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ होंगे वो होता है। फिर पता लगता है कि जी प्रोविंशियल बजट आएगा तो उसमें पता लगेगा कि बिकॉज टोकन जो है आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है तो उनके अंदर क्या चेंजेस होंगे। सो जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि टोकन टैक्स जो है वो बढ़ गया है, वो पंजाब का टैक्स था, इसी तरह डिफरेंट जो है ना सूबों के अपने अपने टैक्सेस बढ़ते रहते हैं। बट कई टैक्सेस ऐसे हैं जो कि वफाक के अंदर आते हैं, जैसे कि विद होल्डिंग टैक्स है। जब आप गाड़ी लेते हैं उसकी इन्वॉइस के साथ एक विद होल्डिंग टैक्स लगा था, तो रिगार्डलेस आप किस सूबे में गाड़ी ले रहे हैं, जब वो गाड़ी इन्वॉइस होती थी उसके ऊपर एक विद होल्डिंग टैक्स लगता था। वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो फिक्स था सीसी के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 850 सीसी तक की गाड़ी अगर फाइलर लेता तो 10,000 विद होल्डिंग टैक्स था, नॉन फाइलर के लिए 30,000 था। अब उन्होंने कहा कि जी वो सीसी के लिहाज से जो है ना वो आपके ऊपर सीसी पे नहीं लगेगा बल्कि वैल्यू ऑफ द कार लगेगा। सो 850 सीसी तक की जो गाड़ी है उसके अंदर अगर आप फाइलर हैं तो 0.05% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार जो है वो आपने उसका विद होल्डिंग टैक्स देना है, जो कि आप बाद में एडजस्टमेंट ले सकते हैं। और 1.5% बनेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं और नॉन फाइलर एडजस्टमेंट भी नहीं ले सकता। सो हम नॉन फाइलर वाली बात अब नहीं करेंगे, हम फाइलर वाली बात करेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से नॉन फाइलर वाली तो कोई सेंस बनती नहीं है, ना ही इंसान को नॉन फाइलर होनी चाहिए। सो अगर आपकी गाड़ी 850 से 1000 सीसी थी तो पहले आपका जो विद होल्डिंग टैक्स था वो 20,000 था, अब वो बन जाएगा तकरीबन 1% ऑफ द वैल्यू। इसी तरह अगर आप 1000 सीसी से लेके 1500 सीसी तक की गाड़ी की बात करें तो वो 25,000 था, वो अब बन जाएगा 1.5% ऑफ द वैल्यू, जो कि अब काफ़ी जो है ना अगर आप देखें तो विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। बट उसके लिए गवर्नमेंट की लॉजिक ये है कि जी आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। इसका इतलाक रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड तमाम गाड़ियों पे होगा। सो 1 जुलाई के बाद अगर आप समझें तो सब गाड़ियों की जो ऑन रोड प्राइस है वो बढ़ जाएगी। मैं फिर बार बार बताता चलूँ कि जो उनकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो नहीं बढ़ेगी। गाड़ी की इनवॉइस में एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस सीवीटी प्लस विद होल्डिंग टैक्स होता था, जो विद होल्डिंग टैक्स है वो बढ़ जाएगा। पहले विद होल्डिंग टैक्स फिक्स था सीसी वाइज, अब वो उन्होंने कर दी है परसेंटेज ऑफ द वैल्यू। सो एक ही सीसी की दो गाड़ियां जिनकी प्राइस डिफरेंट होती थी वो पहले एक ही विद होल्डिंग टैक्स देते थे। अब क्या होगा, जो गाड़ी महंगी है उसका विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादा होगा, जो गाड़ी सस्ती है उसका विद होल्डिंग टैक्स कम होगा, और उस विद होल्डिंग टैक्स को आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं। सो हम लोगों ने एक चार्ट बना दिया है जो आप अपनी गाड़ी का पर्टिकुलर सीसी वाइज और उसको जो है आप वैल्यू के साथ निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी का विद होल्डिंग टैक्स क्या है। अगेन मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि इट्स अ विद होल्डिंग टैक्स, अगर वो आपसे ज़्यादा भी ले रहे हैं तो आप उसमें एडजस्टमेंट ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट जो है कहीं भी छोड़ती नहीं है, आपको विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाना हो, एडजस्टमेंट बढ़ानी हो, नॉन एडजस्टमेंट जिस सीवीटी है उसके बढ़ने की तो अभी कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी आता रहे। तो आफ्टर शॉक जो है ना वो चल रहे हैं। इसी तरह एक इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर बजट में टैक्स लगाया गया जिसको आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी बोलते हैं, और आरडी को लगाने का मकसद ये होता है कि डिस्करेज किया जाए इंपोर्ट्स को। और रेगुलेटरी ड्यूटी जो लगाई गई है वो भी चार्ट में आपके सामने लगा दूंगा। तो रिवाइज रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड यूज कार का जो एक आर्टिकल है वो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। उसके मुताबिक अगर आपकी गाड़ी 1300 सीसी तक है तो उसके ऊपर कोई आरडी नहीं एक्स्ट्रा लगी। 1300 से 1800 सीसी के ऊपर जो है लगा दिया गया है तकरीबन 16%, और अगर अबव 1800 सीसी है तो वो 70 से 90% जो है आरडी लगी है नॉन हाइब्रिड के ऊपर। हाइब्रिड के ऊपर 15% है। तो ये पहले था, फिर उन्होंने कहा कि जी जो आपके पास हाइब्रिड वाली गाड़ियाँ हैं हम उनके ऊपर भी जो है वो नहीं देंगे रिवीजन, जो एक हॉलीडे टैक्स का। इन शॉर्ट आरडी जो है वो बढ़ा दी गई है, जो 1800 सीसी 1300 से 1800 सीसी गाड़ी के ऊपर और 1800 सीसी से अबव डिफरेंट ब्रैकेट के लिहाज से। अब उस लिहाज से तो ये बात ठीक लगती है कि जी ठीक है आपने इंपोर्टेड गाड़ी को डिस्करेज किया और इंपोर्टेड गाड़ी और महंगी हो जाएगी, लेकिन लोकल इंडस्ट्री इससे खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल गाड़ियाँ हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं 1300 सीसी तक, उन पे भी आपको आरडी लगानी चाहिए थी, आपने उनको रिलीफ क्यों दिया? उन पे आरडी लगने का मतलब ये था कि 0 से लेके 1300 सीसी तक की जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो और महंगी हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि लोकल गाड़ियाँ जो है वो एक जो है ना कंज्यूमर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में मिल जाती हैं एज अपोज टू इम्पोर्टेड कार। तो लोकल इंडस्ट्री का ये कहना है कि आपको आरडी लगानी चाहिए थी 1300 सीसी तक गाड़ी के भी ऊपर। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगेन मैं इससे कोई एग्री और डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मकसद ये हो सकता है कि अगर 1300 सीसी तक के ऊपर आरडी लग जाएगी
तो इंपोर्टेड गाड़ी एज़ कम्पेयर टू जो है ना लोकल गाड़ी आपको और महंगी लगेगी और अट्रैक्टिव लगेगी, और लोकल गाड़ी की सेल बढ़ेगी और इंपोर्टेड की सेल डाउन होगी। ये तो न्यूज़ हो गई टैक्स नामे की। टैक्स नामे से आगे चलते हैं, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक न्यूज़ है कि जी मोहसिन नकवी साहब बैन्स परचेज ऑफ पेट्रोल बाइक इन इस्लामाबाद। अच्छा, ये न्यूज़ देख के मैं बड़ा परेशान हुआ था। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये तो मतलब एक किसी का भी एक पर्सनल राइट है कि वो कौन सी बाइक खरीदना चाहता है कौन सी नहीं। तो अगेन हम लोग जो है ना ज़्यादा हेडिंग्स पे जाते हैं, पढ़ते नहीं है ज़्यादा। सो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो उन्होंने बताया ये कि वो CDA के साथ एक ब्रीफिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट के लिए परचेज होगी ना, जैसा CDA गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें वो गैसोलीन बाइक नहीं लेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे। याद रहे तो इससे पहले जब वो पंजाब के CM थे, इंटरिम CM, तो उन्होंने पंजाब में भी, मुझे याद है लाहौर में एक फंक्शन हुआ था इलेक्ट्रिक बाइक की डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें स्टूडेंट्स को बाइक देने थे, रिक्शा देने थे, और पंजाब के अंदर पहला इलेक्ट्रिक जो रिक्शा उसका लाइसेंस भी दिया था साजगार इंजीनियरिंग को। उधर भी उन्होंने ये ऐलान किया था कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए अगर हम कोई भी आगे बाइक लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक होगी, हम गैसोलीन बाइक नहीं लेंगे। तो ये एक उस तरह की चीज़ है। इसके बारे में ये ना परेशान हो गए कि आम बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या कॉलेज जाता है या किसी ने भी अपनी बाइक लेनी है तो उन्होंने उस पर कोई बैन नहीं लगाया। द बैन ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ जस्ट लिमिटेड टू सरकारी परचेजेस के लिए, कि सरकारी जो कंपनियाँ वो आएंगी। अच्छा जी, अगला आर्टिकल मैं पढ़ा था, NHA इज़ रिकन्सिडरिंग जी मोटरवे रीअलाइनमेंट एट सॉल्ट रेंज। ये एक बड़ा दूर का ख्वाब मुझे लगता है, और ये कैसे होता है कि जो कहते हैं ना कि कई चीज़ें हम करते हैं कि हम बहुत अच्छा लगना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। सो मोटरवे का जो सॉल्ट रेंज का एरिया है ये तकरीबन 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और इसके ऊपर आपको अक्सर आपको नज़र आता होगा, अक्सर आप पढ़ते होंगे ओवर द ईयर्स। 97 से मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, इट्स बीन 27 ईयर्स। 27 साल में वहाँ पे बहुत से मुल्क जो है ना हादसा हुए हैं। अक्सर जब हम वहाँ जाते हैं तो पता लगता है कोई स्टूडेंट्स की बस उलट गई, कोई ट्रक लग गया। लास्ट मुझे याद है एक बस उल्टी थी, एग्जैक्ट मेरे सामने थी, हमने वो एक व्लॉग बनाया था ई-ट्रॉन का लाहौर टू इस्लामाबाद, उसमें हमारे सामने ये वाक़या हुआ था लास्ट, जो मेरा ख्याल है बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद से मोटरवे पुलिस जो है स्कॉट करती है बस, इसके आगे एक गाड़ी लगती है, पीछे लगती है, और उसको थोड़ा स्पीड कंट्रोल करते हैं। गाहे बगाहे जब ये वाक़यात होते हैं तो थोड़े अरसे के लिए जो है ना पुलिसिंग बढ़ जाती है और लोगों को कंट्रोल कराया जाता है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ या मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में गाड़ी चलाता रहा हूँ और बहुत ख़तरनाक इलाकों में भी गाड़ी चलाई है। मेरे ख्याल से सॉल्ट रेंज को ना लोग बहुत ज़्यादा इजी ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज़ ऑफ द रोड। लोगों को लगता है कि यार इधर हम जिस तरह मर्जी गाड़ी चला लें चल जाएगी, और कपल्ड विद, तो वो अगर उसको रीअलाइनमेंट की सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर उसकी रोड क्वालिटी को बेहतर कर लेना, तो अगर आप जाएं तो उसमें इतने इतने बड़े बड़े जंप्स हैं, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल उसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी फॉल्ट्स हैं रोड के अंदर। डिज़ाइन से ज़्यादा मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कंस्ट्रक्शन और ये जो है ना रिकन्स्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। उसमें टोए टिब्बे ऐसे हैं कि जिनसे गाड़ी पूरी पूरी उछल के जो है ना वो जाती है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगेन हमारे यहाँ जनरली, हमारे यहाँ क्या दुनिया में ये होता है, और अगर मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ, तो जितनी पुलिसिंग ज़्यादा होगी, जितनी वहाँ पे सख्ती ज़्यादा होगी, उतने एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। तो मेरे ख्याल से रीअलाइनमेंट मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगी, एक बहुत बड़ा टास्क होगी। उसके लिए एक जो है ना स्टडी बना दी गई है और एक पूरी फिजिबिलिटी स्टडी बना रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दो काम है मुल्क में, अगर आपने ना करनी हो तो आप एक कमेटी बना दें या एक उसके ऊपर कमीशन बिठा दें। इसी तरह मुझे भी ये लगता है ये कमीशन और कमेटी वाला काम है, तो बजाय इसके कि हम ऐसी चीज़ के लिए टारगेट करें जो कि होने में बड़ा टाइम लगना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं भी, आप भी, जो भी वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जान को इंपॉर्टेंट जाने, कोशिश करें कि ये 10 किलोमीटर का पैच जो अगर हम बड़े आराम से गुजार लेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो सेफ़ रहेगी। इसमें मैं, आप, मोटरवे पुलिस मिल के लोगों की एजुकेशन बढ़ा सकती है, पुलिसिंग बेहतर की जा सकती है, वहाँ के ऊपर जो है उसको इम्पोज करने के लिए और तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रोड को बेहतर किया जा सकता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो खड्डे हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के मेरा ख्याल है इसको काफ़ी नीचे लेके आ सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पब्लिक अवेयरनेस है, और जो वहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ जो चलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ पे हादसात हैं वो कमर्शियल गाड़ियों के हैं, तो उनके लिए जो रूल्स को और सख्त किया जा सकता है। अगेन फिजिबिलिटी स्टडी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मुझे ये लगता है। अगला जो आर्टिकल है वो समझ लें पब्लिक सर्विस मैसेज भी है कि मानसून आ रहा है और बढ़ के आ चुका है, कई जगह पे बारिशें होती हैं। तो हम लोगों ने एक बताया कि कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा प्रोन टू फॉल्ट्स हैं, जिनकी जो एयर इनटेक जो ज़्यादा नीचे होता है, तो वो गाड़ी अब सड़क पे अगर आप जाएँ थोड़ा सा भी पानी आएगा तो वो गाड़ी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मानसून में जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आप जिन जगहों पे जाते हैं आपको पता हो वहाँ पे खड्डे कहाँ पे हैं, बिकॉज हमारे खड्डों में कहीं कहीं सड़क भी निकल आती है। तो कोशिश करें कि आपको पता हो कि आप जहाँ गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पे सड़क कहाँ है और खड्डे कहाँ हैं, और अगर आप एक ऐसी अननोन जगह पे जा रहे हैं और पानी खड़ा है तो वहाँ पे हादसात के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी का पानी इतना ज़्यादा है कि आपको लग रहा है कि आपका एयर, यू शुड नो योर कार, कि आपकी गाड़ी का एयर इनटेक कहाँ है। अगर तो गाड़ी के एयर इनटेक से नीचे नीचे पानी है देन यूर सेफ,
लेकिन अगर आपके एयर इनटेक में पानी चला गया तो वो आपके इंजन में जाएगा और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू नो अबाउट योर कार। इसमें जो मोस्ट जो है ना नोटोरियस कार जो है उनके बारे में इस आर्टिकल में लिख दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, रीजनल न्यूज़ पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री के। ऑटो इंडस्ट्री में 2-3 न्यूज़ इसमें इस जो वीकली में मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 न्यूज़ चंगान की तरफ से हैं। 2 गाड़ियों के अंदर उन्होंने स्पेशल एडिशन निकाले हैं। एक तो फेसलिफ्ट है ओशान X7 का, उसकी तस्वीरें हमारे व्लॉग पे लग गई हुई हैं। उसमें क्या डिटेल्स आएंगी ये समझ लें, अभी लीक पिक्चर है, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि खाली एक साइलेंट फेसलिफ्ट है या कोई सब्सटेंटिव चेंज है, या जिस तरह आजकल पाकिस्तान में डिफरेंट गाड़ियों के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके उसको फेसलिफ्ट का नाम दिया जा रहा है, सुर्खी पाउडर लगा के चेंज करके, बिकॉज गाड़ियाँ बिक नहीं रही। तो ये टाइम बताएगा। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि ओशान X7 में क्या क्या चेंजेस हैं तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं वो गाड़ी जिसका फेसलिफ्ट रिवील कर दिया गया है, वो चंगान एल्सविन का ब्लैक एडिशन है। ब्लैक एडिशन पाकिस्तान में आना शुरू हुआ था मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो स्पोर्टेज ने सबसे पहले ब्लैक एडिशन निकाला था। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोरी में बता रही है। तो एल्सविन का जो ब्लैक एडिशन है उसमें क्या क्या चेंजेस है, प्राइस का क्या चेंज है, मेरे ख्याल से चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं है। ब्लैक साइड मिरर हैं, ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं, ब्लैक इंटीरियर उसका पूरा ब्लैक कर दिया गया है, ब्लैक रूफ है, ब्लैक डोर हैंडल्स हैं और ब्लैक इंटीरियर है। तो दिस इज़ ऑल ब्लैक एडिशन। और उसकी जो प्राइस है उसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 25,000 रुपये का इजाफा किया गया है। अगेन वो जस्टिफाई करता है नहीं करता, अगर आप उसको डिटेल देखना चाहते हैं तो आर्टिकल। बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी थी तमाम लोगों से, वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं, वो नॉर्थ कुछ भी हो सकता है, बेशक वो मरी जा रहे हैं, नथिया गली जा रहे हैं, जीबी में जा रहे हैं। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका है, लेकिन सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि टूरिज़्म बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर होने वाले जो हादसा हैं वो भी बढ़ गए हैं। और उस हादसे की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो गाड़ी चलाने के बड़े माहिर हैं, बिकॉज उन्होंने अपने शहर के अंदर बहुत सी गाड़ी चलाई हुई है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हाईवे की ड्राइविंग वो शहर की ड्राइविंग से फ़र्क है और पहाड़ों की ड्राइविंग हाईवे की ड्राइविंग से भी फ़र्क है। तो आपको बहुत जिम्मेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर वालों की ज़िंदगी जो है वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। और इस तरह बढ़ते हुए हादसात में बहुत से लोग अपनी जान जो है वो खो बैठ रहे हैं। तो जब भी आप नॉर्थ में जा रहे हों, किसी भी इलाके में जा रहे हों, तो कोशिश ये करें ड्राइविंग के लिए बहुत मोहतात रहें, नींद में ड्राइविंग मत करें, अपनी ड्राइविंग को ओवर एस्टिमेट मत करें, स्पीड को अवॉइड करें, सामने से आने वाली ट्रैफिक को जो है वो रास्ता दें। बिकॉज हम देखते हैं जो जैम हुई हुई है ट्रैफिक है वो घंटों घंटों, उसमें किसी का कसूर नहीं होता सिवाय हमारी ड्राइविंग के, बिकॉज हम बेसब्रे होके अपनी टर्न को छोड़ के अपोजिट साइड ट्रैफिक को जो है वो तंग कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे कई लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि जी हम हिली एरिया में बहुत माहिर हैं तो हम बहुत स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। अपनी जान को कीमती समझें, अपने घर वालों को और दूसरों की जान को कीमती समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिम्मेदारी का सबूत दें। अपनी गाड़ी को चेक कर लें जब आप नॉर्थ में जा रहे हो, अपनी गाड़ी की ब्रेक्स को चेक कर लें, अपनी गाड़ी के रेडिएटर कूलिंग सिस्टम को चेक कर लें, बिकॉज गाड़ी के ख़राब होने से हादसे का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उसके ऊपर मुकम्मल अबूर होना चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप डाउन हिल जा रहे होते हैं तो ब्रेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्रेक फेल हो जाती है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी, हम कोशिश करेंगे मज़ीद वीडियोस भी बनाएं। लेकिन आज के वीकली में मैं आप लोगों को ये जो है ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप नॉर्थ में जा रहे हो कोशिश ये करें कि आप मेक श्योर कर लें, जितना हम अपना प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने फ़लानी जगह जाना है, फ़लानी जगह जाना है, जो आपका ड्राइवर है अगर तो वो अनाड़ी है तो आपकी वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो जो है मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो गारंटी कोई नहीं। अल्लाह मियाँ हर चीज़ का मालिक है, अल्लाह मियाँ ने आपके लिए एक जो रखा हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें। और मुझे लगता है कि अगर आप एक अनाड़ी ड्राइवर के साथ जा रहे हैं तो ये अपने साथ आप खुद ज़्यादती कर रहे हैं। कोशिश करें अच्छे ड्राइवर्स जो हैं उनके साथ जाएं, या अगर आप खुद ड्राइव करें तो अपनी ड्राइविंग को खुद सेल्फ एनालिसिस जो है ना रियलिस्टिक तौर पे करें। सिर्फ ये वजह है कि जी आपने शहर के अंदर जो है रोज़ गाड़ी चलाई है या आपको एक हाईवे का ड्राइवर क्वालिफाई नहीं करती, या सिर्फ ये वजह कि आप हाईवे पे मोटरवे पे गाड़ी बड़ा फ्रीक्वेंटली चलाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पहाड़ों पर भी बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। एहतियात से गाड़ी चलाएँ, अपने और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल करें।